नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। आज घर में सबकी हंसी गूंज रही थी। घर में नातिन की धमा चौकड़ी के बीच गोपाल जी और पूनम जी भी खुशियों से लबालब भरे थे। बेटी दामाद आज घर आए थे और बच्चे भी अपने नाना नानी से कीमती उपहार पाकर बड़े खुश थे। काफी लंबे समय के बाद दोनों के चेहरे पर यह खुशी देखने को मिली थी और बच्चों से मिलने के बाद तो पूनम जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। बेटी से मिलने की खुशी माँ के लिए अलग ही होती है। आज वो इस हल्के रंग की साड़ी में बिल्कुल 30 साल पहले वाली दुल्हन सी लग रही थी, जो पहली नज़र में ही गोपाल जी को पसंद आ गई थी। इतने समय बाद आज घर में खुशी आई ही थी कि उनके बेटे बहू घर पर पहुंचे, तो बेटी दामाद को देखते ही उनके तन बदन में आग लग गई। बच्चे दूर से ये दोनों को देखकर मामा मामी कहते हुए बहू सलोनी के पास आने लगे, तो दूर से ये बच्चों को फटकने लगे, मेरे पास मत आना, अभी अभी पार्लर में पैसा खर्च करके आ रही हूँ, तुम लोग बर्बाद करोगे क्या? ऊपर से पूरे 5,000 की साड़ी पहनी हूँ, 1 मिनट में साड़ी खराब हो जाएगी, चलो दूर जाकर खेलो और मेरे कमरे में मत जाना, सारा कमरा बिगाड़ देते हो। पूनम जी ने कहा, सलोनी यह कैसी बातें कर रही हो बच्चों से, यह तो नादान है और तुम्हें प्यार करते हैं। सलोनी तुनक कर बोली, अरे कृपया चुप रहिए सासू माँ, आज करवा चौथ के दिन तो मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, मैं आप गंवार लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती, अब हटिए। यहाँ से कमरे की तरफ जाती हुई सलोनी की नज़र जैसे ही पूनम जी की साड़ी पे पड़ी तो सलोनी आंखें चौड़ी करके उनके चारों ओर जोर जोर से हंसकर घूमने लगी। पूनम जी भी ध्यान से देख रही थी और उन्हें भी इसका ऐसा करना अजीब लग रहा था। कुछ पल में सलोनी बेशर्मी से हंसते हुए बोली, अरे यह क्या मम्मी जी, कोई और रंग की साड़ी नहीं मिली आपको? बाहर आने से पहले जरा शीशा तो देख लेती। सच्ची कह रही हूँ मम्मी जी, आज तो आप इस लाल रंग साड़ी में बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लग रही हो। अरे मनोज, देख रहे हो अपनी माँ को, कैसे बुढ़ापे में भी जवानी आ रही है। मनोज भी बोला, माँ कुछ तो शर्म कर लेती, अब इस उम्र में यह चटक मटक साड़ी आपको शोभा देती है क्या? अरे पास पड़ोस का कुछ तो ख्याल कीजिए। और यह सब करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैंने तो दिए नहीं थे, फिर यह नई साड़ी कहाँ से आ गई? गोपाल जी बेटे से हाथ जोड़कर बोले, बेटा कुछ तो शर्म करो। इस समय बेटी और दामाद भी सामने बैठे हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि उनके बेटे बहू उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, उनकी अपनी ही घर में जरा सी भी इज्जत नहीं है। यह साड़ी मैंने ही तुम्हारी माँ को ला कर दी है। बेचारी कब से उन फटी पुरानी साड़ियों में ही घूम रही थी। फिर आज तो करवा चौथ का त्यौहार भी है, तुमने तो लाकर नहीं दिया, और बहू से भी पूनम जी ने पुरानी साड़ी मांगी थी तो उसने तुम्हारी माँ को ना देकर नौकरानी को दे दी। अब तुम ही बताओ, आज करवा चौथ है, आज तुम्हारी पत्नी पार्लर से हजारों खर्चा करके आई है, उससे ज़्यादा की साड़ी भी उसने पहन रखी है, लेकिन माँ ने 200 की साड़ी पहन ली तो तुम बातें बनाने लगे। क्या मैं अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी भी नहीं खरीद कर दे सकता? कितनी बार वो मुझे दवाई दिलवाने फटी साड़ी में ही बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर पड़ोस की औरतें भी उसका मजाक बनाती हैं। तुम्हें नहीं आती होगी सर, लेकिन मुझे आती है। मनोज चिल्लाकर बोला, बंद कीजिए पापा अपनी बकवास, मैं अपनी बीवी भी चाहे जितना भी खर्च करूं, आपको क्या लेना देना, मैं आपसे मांगकर खर्च नहीं करता। तभी अंदर से सलोनी दंदनाते हुए बाहर आकर 100-100 के 3 नोटे गोपाल जी के मुंह पे दे मारे और गुस्से में तमतमाते हुए बोली, शर्म नहीं आई इस उम्र में ऐसा काम करते हुए? यह देखो मनोज, पापा जी के तकिए के नीचे से ये पैसे मिले हैं, पूछो इनसे। अब मनोज गुस्से में बोला, पापा अभी तो आप मुझसे क्या क्या कह रहे थे, पूरे दिन बड़ा ज्ञान बांटते फिरते हैं और खुद ही ऐसी हरकत, छी, मुझे तो आपको पिता कहते हुए भी शर्म आती है, आप तो चोर निकले। बेटी की बातें सुनकर दोनों की आंखें भर आई। सलोनी गुस्से में बोली, मनोज बस बहुत हुआ इनका, अब मैं नहीं सह सकती इन लोगों को इस घर में, चलता करो वरना किसी दिन मैं इन दोनों को। तभी अपनी गाल पे पड़े चाटा की आवाज़ से सलोनी जमीन पे जा गिरी। मनोज यह देखकर जोर से चिल्लाया, जीजा जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने की? सामने खड़े जीजा जी हेमंत बाबू ने कहा, आवाज़ नीचे करके बात करो साले साहब, मुझे बराबर सुनाई देता है, बहरा नहीं हूँ, लेकिन हिम्मत तो तुम्हारी बहुत है, अपने माँ बाप को इतना सुना दिया। मैं बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा था,
लेकिन बीच में इसलिए नहीं बोला कि मम्मी जी पापा जी मेरे सामने शर्मिंदा ना हो। लेकिन बस अब और नहीं, अब एक बात और नहीं सहूंगा मैं। मनोज ने अपनी दीदी से कहा, दीदी जरा समझाइए जीजा जी को, इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करने के लिए जीजा जी के खिलाफ शिकायत कर दूंगा। मनोज के इतना कहते ही दूसरा थप्पड़ उसके गाल पे आ पड़ा। मनोज की दीदी प्रज्ञा जोर से चिल्लाई, क्या कहा? दोबारा कहना जरा। जिस बहन ने तुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया है ना, उन्हीं हाथों से तेरी इन दोनों टांगों को तोड़ कर रख दूंगी। और किस चोरी की बात कर रहा है तू? वह पैसे तो तेरे जीजा जी ने ही पापा को दिए थे। वह तो बेचारे कितना मना कर रहे थे, और वह साड़ी भी हेमंत जी ने ही मम्मी के लिए लेकर आए थे। और पापा जी से मम्मी को बताने के लिए मना किया था कि बोल देना करवा चौथ पर उनकी तरफ से उपहार है, तो वह खुश हो जाएंगे। लेकिन मनोज, तुमसे तो उनकी 2 पल की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। हेमंत बाबू बोले, साले साहब मेरी शिकायत करने से पहले जरा यह देखिए। मनोज ने जैसे अपना मोबाइल खोलकर देखा, उसने जो अभी कुछ देर पहले अपने माता पिता के साथ बदतमीजी की थी वह सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। सामने उनका वीडियो चल रहा था, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हेमंत बाबू ने कहा, मनोज अगर मैंने यह वीडियो पुलिस को दिखा दी तो तुम लोग अच्छे से जानते हो कि अपने बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित करने के जुर्म में तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। हेमंत बाबू ने अपने सास ससुर का हाथ थामकर कहा, पापा जी मम्मी जी, आपको अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और आपने अब तक हमसे यह सब क्यों छिपाया? क्या आप हमें अपना बेटा नहीं मानते? और आज से आपने हमसे कुछ भी छिपाया तो हमें बहुत दुख होगा। पापा यह घर तो आपका है और आप जैसा चाहें वैसा रह सकते इस घर में, और अगर नहीं तो मैं आज ही आप लोगों को अपने साथ दूसरे घर में ले जाता हूँ। गोपाल जी और पूनम जी का अपनी बेटी और दामाद का इतना प्यार देखकर आंखें भर आई। गोपाल जी और पूनम जी के 2 बच्चे थे और दोनों की ही शादियां हो गई थी। गोपाल जी और पूनम जी बेटे के पास रहते थे और बेटी दामाद जल्दी जल्दी हर 8-10 दिनों में छुट्टी मिलते ही माता पिता से मिलने आ जाते थे, क्योंकि गोपाल जी की तबीयत भी बहुत दिनों से अब खराब चल रही थी। लेकिन वो अपनी बेटी दामाद के सामने हमेशा ऐसे ही दिखाते थे कि उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन उनका दिल जानता था कि कैसे बेटे बहू ने उन्हें एक एक पैसा के लिए मोहताज बनाकर रखा था। वह हर बात बेटी दामाद से छिपाते थे। आज बीमार पूनम जी को रसोई में काम करते हुए देख गोपाल जी को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर पहले उनका बेटा मनोज जो कुछ भी बोलकर गया था वह दिल में किल की तरह चुभी। उन बातों को भुला नहीं पा रहे थे। दिल में बीती बातें रह रह कर याद आ रही थी। उन्हें आज भी याद है जब तक वे नौकरी करते थे, अच्छा कमाते थे और कभी बेटे से कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो अपनी कमाई बेटे को ही संभालने के लिए दे देते थे। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा मनोज उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता था। उनके पैसों का रख रखाव मनोज ही करता था। रिटायरमेंट के कुछ वक्त ही बचे थे और गोपाल जी को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। उन पर काफ़ी खर्चा हुआ, जिसके बाद ईश्वर की कृपा से वह स्वस्थ होकर घर लौटे। आज सुबह जब उन्होंने मनोज से कहा कि मेरे महीने की दवाई ख़त्म हो गई है बेटा, और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम ऑफिस से आते वक्त दवाई लेते आना। मनोज ने तुरंत टका सा जवाब दिया, देखिए बाबूजी, अब मेरे पास आप लोगों पे खर्च करने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आपके खर्चे इतने हैं और रिटायरमेंट के सारे पैसे तो आपके ही में लगा चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है तो कहाँ से लाऊं? आपको क्या लगता इन बड़े बड़े अस्पतालों में मुफ्त में इलाज होता है? 1-2 दिन में आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा तो मैं आप दोनों की दवाइयाँ ला दूंगा। अगर आप दोनों 1-2 दिन दवाई नहीं खाओगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पूनम जी वहाँ आई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, पेंशन आने के बाद ही दवाई ला देना, लेकिन पहले तुम कुछ खा पी लो। तभी मनोज की पत्नी सलोनी वहाँ आई और बोली, आप यहाँ बतिया रहे हो और मैं कब से आपका बाहर गाड़ी के पास इंतजार कर रही हूँ। लेट पहुँचोगे तो पिक्चर छूट जाएगी। पैसा खराब करना है क्या? अब चलो भी। मनोज बोला, माँ आज तो हम दोनों बाहर ही खाना खाएंगे, आप लोग अपना देख लेना, हम जा रहे हैं। इतना कहकर बेटा अपनी पत्नी के साथ निकल गया। गोपाल जी पूनम जी से बोले, देख रही हो पूनम,
जो बेटा तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने को कभी नहीं छोड़ता था, आज बीमारी हालत में तुम्हें खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। खाना तो हमारे लिए भी बाहर से आ सकता था। ऐसी बहू का क्या फायदा जो हमें बीमारी में खिचड़ी तक बनाकर ना दे। पूनम जी बोली, अब क्या कर सकते हैं जी, यह सब हमारे भाग्य की दोष है, हमारी ही कर्मों में खोट होगा। मुझे तो आज भी याद है, जब यह बीमार पड़ता था और कभी हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तब आप पड़ोसियों से उधार लेकर कई किलोमीटर दूर पैदल जाकर इसके लिए दवाइयाँ लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर मौज मस्ती करने चला गया। फिल्म देखने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन बीमार माँ बाप के लिए नहीं। गोपाल जी उदास होकर बैठ गए। पूनम जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गई और झटपट खाना बनाकर ले आई और बोली, अजी सुनते हैं, जरा देखिए तो खाकर यह सब्जी कैसी बनी है। लेकिन देखा तो गोपाल जी और अपनी पत्नी की बेबसी पे आंसू बहा रहे थे। पूनम जी उनके आंसू पोंछते हुए बोली, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मैं कल ही बैंक जाकर दवाई के लिए कुछ पैसे निकाल लूँगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊँगी। मेरे बुखार का क्या, यह तो होता रहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर काढ़ा ही बनाकर पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। गोपाल जी बोले, नहीं पूनम, तुम ऐसी हालत में घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे, तो कल मैं खुद जाकर दवाइयाँ ले आऊँगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह गोपाल जी दवाई लेने के लिए निकल गए और पूनम जी अपनी बेटी को याद करके सोचने लगी कि शादी के बाद तो बेटी पराई होती है, लेकिन यहाँ बेटा शादी के 4 सालों में ही ऐसा पराया हो गया, अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे हैं। पूनम जी उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर अच्छे खासे वेतन पर नौकरी मिली थी। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। अब बेटा पैरों पर खड़ा हो गया है तो माता पिता उसके सर पर सेहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब पूनम जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की तो मनोज ने कहा वह एक सलोनी नाम की लड़की को पसंद करता है। माता पिता ने भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं जताया और बेटी की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। खुशी खुशी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शुरू में तो सलोनी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जब दोनों हनीमून के लिए बाहर घूमने गए और उसके बाद घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार लेकर आए। लेकिन आश्चर्य यह था कि इतने सारे उपहारों में ससुराल वालों के लिए कुछ भी नहीं था, जो भी था सिर्फ उसके मायके वालों के लिए था। पूनम जी ने इस बात को सलोनी की नादानी समझकर इस बात को बढ़ावा नहीं दिया और न ही मनोज से कुछ कहा, बल्कि इस पर वह बेटी बहू के साथ खुशी खुशी रहती थी। अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे दोनों को वापस आए हुए कि बेटी के साथ उसने भीतर रहना शुरू कर दिया। कामकाज से उसे कोई मतलब नहीं होता था। पूनम जी ही पहले की तरह सुबह उठती और बेटी बहू के लिए टिफिन बनाती, घर का बाकी सारा काम भी करती थी। लेकिन सलोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मनोज ने कभी कुछ कहा। सब ऐसे ही चलता रहा और देखते ही देखते 1 साल हो गया। बहू ने 1 साल बाद खुशखबरी दी, लेकिन कभी भी अपना थोड़ा वक्त सास ससुर को ना दे पाई। यहाँ तक कि जब भी पूनम जी की बेटी आती तब उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करते। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब सबको सलोनी के व्यवहार की आदत हो गई थी। समय बीता, गोपाल बाबू रिटायर हुए। पत्नी के साथ सुबह के समय पार्क में जाकर सबके साथ योगा करते थे और अब अपना पूरा समय पूनम जी के साथ बिताते थे। लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त बाद ही अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो अस्पताल पहुंचे। मनोज अपने पिता का इलाज कराने पर तब जाकर तैयार हुआ जब गोपाल जी ने उसे अपनी रिटायरमेंट का सारा पैसा उसके हवाले कर दिया और बाद में जब उन्होंने दवा के लिए पैसे मांगे तो कह दिया उनकी रिटायरमेंट का सारा पैसा उनके इलाज में ख़त्म हो गया, मेरे पास और पैसे नहीं हैं, इसलिए पापा का इलाज बंद करवा दिया। लेकिन बात केवल पैसे की नहीं थी, बल्कि यहाँ तो बेटे बहू के मन में माता पिता के लिए सम्मान भी खत्म हो चुका था। बल्कि यूँ कहिए कि सलोनी के मन में कभी था ही नहीं। पुरानी बातों को याद करते करते पूनम जी घर के काम निपटाने लगे। उधर गोपाल जी जब दवाई लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी, जहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ निकाली जा रही थी। देखकर सोचने लगे, पूनम को गर्मा गर्म जलेबी बहुत पसंद है और आज करवा चौथ भी है। यही सोचकर उन्होंने अपनी कुर्ती की जेब में हाथ डाला तो देखा अभी उनके पास कुल 20 रुपये ही बचे थे।
फिर उन्होंने 4 जलेबी ले ली और घर की ओर चल दिए। शाम को मुंह हाथ धोकर दोनों जलेबी का आनंद ले ही रहे थे कि उसी वक्त उनकी बेटी दामाद भी उन्हें सरप्राइज देने चले आए। सब मिलकर मस्ती मजाक कर रहे थे। बेटी ने भी आज पूनम जी को खूब अच्छे से तैयार किया था और वो खुश लग रही थी। तभी उधर से बेटा बहू घर के अंदर आए। जब गोपाल जी पूनम जी को जलेबी खिलाकर व्रत खुलवा ही रहे थे कि मनोज देखते ही खूब जोर से चिल्लाया, यह क्या चल रहा है यहाँ? पापा, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दवाई चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। और यह क्या, नई साड़ियाँ भी पहनी जा रही हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि यह सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है? हद होती है चटोरेपन की भी। क्या बुढ़ापे में आप लोगों को ऐसे करते सब नहीं आती? जवानी में सब किया होगा, फिर भी ना जाने कितनी ख्वाहिशें बाकी रह गई इनकी। गोपाल जी मनोज की ये बातें सुनकर पहले तो शर्मिंदा हुए, लेकिन फिर बोले, नहीं बेटा, मैं तो दवाई लेने ही गया था। वही हलवाई की दुकान पर जलेबी दिख गई। आज करवा चौथ के कारण ले आया। सोचा कि थोड़ा खा लेगी तो उसे क्या होने वाला, थोड़ा अच्छा लगेगा। सलोनी यह सुन के आंखें निकालकर कहने लगी, वाह सासू माँ, आप तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम निकली। आज तो आपके भी पर निकल आए, मोरनी बन रही हो। कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, मुझसे मांगे जा रहे थे, तो फिर आज पैसे कहाँ से आ गए? गोपाल जी बोले, हाँ बहू, पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो मेरे पुराने बक्से में थोड़े से पैसे रखे थे, याद आया तो उसी से ले आया हूँ। वैसे तुम यह सब बातें क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों सफाई दूँ? अपनी सास ससुर से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? मनोज बोला, बापूजी, यह आप मेरी पत्नी से किस तरह बातें कर रहे हैं? यह बहू है आपकी और यह फालतू के खर्चे करने की क्या ज़रूरत है? हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं और आप है कि जलेबियों का मज़ा ले रहे हैं। आपको पता है, आप लोगों की महंगी महंगी दवाइयों की वजह से हम पे कितना बोझ बढ़ गया है। फिर मनोज ने गोपाल जी को इतनी जली कटी बातें सुनाई कि जलेबियाँ मीठापुर में बदल गया। सलोनी बोली, पापा जी, पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं आप, पूरा दिन तो अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं। इतनी ही ज़रूरतें और शौक है आपको, तो कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे कुछ हाथ पैर भी चलाया कीजिए, तो तबीयत भी खराब नहीं होगी, वरना जंग लग जाएगा इस शरीर को। लेकिन आप लोग क्यों करेंगे काम? आपको तो बैठकर खाने की आदत लग चुकी है। पूनम जी गुस्से में बोली, बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? अभी रिटायर हुए तुम्हारे ससुर को साल भर भी हुआ होगा और इतने कम समय में हम दोनों बेकार हो गए। सलोनी बोली, बेकार ही हो आप, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? अब अगर कोई अकेला बैठकर बेटे की कमाई खा रहा है तो बेकार का बोझ ही हुआ। जब आपके पति बाहर जाकर दवाइयाँ और आपके लिए जलेबी साड़ियाँ ला सकते हैं, तो क्या बाहर जाकर मजदूरी या कोई काम नहीं कर सकते? गोपाल उम्मीद भरी नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे कि शायद अब तो मनोज सलोनी को कुछ कहेगा या रोकेगा, लेकिन उनका बेटा चुपचाप खड़ा था, मानो अपनी पत्नी की बातों से सहमत था। पूनम जी मन ही मन सोच रही थी, जिस पति का सारी दुनिया में इतना सम्मान था और उनकी ईमानदारी के चर्चे किया करती थी, आज उसी की बेटे बहू उस पर उंगली उठा रहे हैं। गोपाल जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा कुछ तो शर्म करो, बेटी दामाद सामने ही बैठे हैं, वे क्या सोचेंगे? उनके बेटे बहू अपने माता पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को 20 रुपये की जलेबी या 200 की साड़ी लाकर दे सकूं? आज तुमने भी अपनी पत्नी को ना जाने कितने हजार खर्च किए होंगे। मनोज गुस्से में बोला, पापा, मैं कमाता हूँ, आपकी तरह नकारा निकम्मा नहीं हूँ, और यह मेरी मर्जी कि मैं अपनी पत्नी पे जाए जितना खर्च कर सकूं। तभी सलोनी कमरे से निकलकर पैसे लाकर गोपाल जी पर चोरी का इल्जाम लगाने लगी। उनके दामाद ने गुस्से में खींचकर एक तमाचा सलोनी के गाल पे जड़ दिया। मनोज ने कहा, जीजा जी, मेरी पत्नी पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इतना में ही दूसरा थप्पड़ मनोज के गाल पे पड़ा। उसके जीजा जी हेमंत बाबू ने गुस्से में कहा, खबरदार, जो दोबारा मम्मी पापा जी के साथ ऐसी हरकत की तो मैं तुम दोनों को पुलिस को दे दूंगा, और तुम जानते हो कि वह तुम लोगों के साथ फिर क्या करेगी। बहुत देर से इसलिए बोल नहीं रहा था, मैं नहीं चाहता था कि पापा जी और मम्मी जी मेरे आगे शर्मिंदा हो, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। मनोज को हेमंत बाबू ने जमकर लताड़ा और दीदी ने भी
माता पिता का साथ देते हुए मनोज को जमकर फटकार लगाई। बेटी दामाद के प्यार को देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। बेटी ने माँ को दिलासा दिलाया और उन्हें समझाते हुए कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी पूनम जी ने सबके लिए खाना बनाया और सलोनी तब भी अपने कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई। बाद में आकर अकेले चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। दोनों दंपति बेटी और दामाद से बैठकर फिर से बातें करने लगे। पूनम जी रो रोकर गोपाल जी से बोली, मुझे कहीं भी ले चलो, पर मुझे इस घर में अब एक पल को भी रुका नहीं जाता। पूनम जी के दामाद हेमंत बाबू बोले, माँ जी यह कैसी बातें कर रही हैं आप? इनके कारण क्यों इस घर को छोड़कर जाएंगी? यह घर तो आपका है, जिसे जाना है वह जाए। अगर किसी को जाना होगा तो आपका बेटा और बहू जाएंगे। आप तो पूरे हक से अपने घर में रहिए, और फिर भी नहीं रहना चाहती हैं तो आप लोगों को मैं आज ही अपने घर में शिफ्ट करा देता हूँ। लेकिन गोपाल बाबू ने बेटी दामाद के घर जाने से मना कर दिया और बेटी दामाद अगले ही दिन वापस चले गए। पूनम जी उसके बाद भी रोजाना की तरह सारा काम करती थी और बेटा बहू चुपचाप खाना खाते और दफ्तर निकल जाते। कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। गोपाल जी के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। वह अक्सर सुबह जल्दी घर से निकल जाते और शाम को लेट आते थे। जब कभी पूनम जी पूछती थी, कहाँ जाते हैं आप दिन भर के लिए, तो इतना ही कहते, पूनम इंतजार करो, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक रोज गोपाल जी पूनम जी से कहे, पूनम आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो तुम उनके लिए खाने को कुछ अच्छी सी चीज़ बना देना। फिर उन्होंने बाहर से जलेबी और समोसे भी मंगवाए और एक छोटी सी पार्टी रखी। जब शाम को बेटा और बहू लौटकर आए तो यह सब होता देखकर बहुत हैरान हुए। मनोज गुस्से में आकर सबके सामने ही बोला, पापा यह क्या लगा रखा है? इस उम्र में आपको पार्टी करना क्या शोभा देता है? और यह ऐसा क्या हो गया जो आप अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है? गोपाल जी बोले, बेटा तुम्हें हर समय बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, लेकिन हर चीज़ जानने के लिए थोड़ा सब्र करना होता है। अरे हाँ, देखो आज मैं सबके लिए जलेबियाँ लेकर आया हूँ, तुम भी खाकर देखो, स्वाद आ जाएगा। सलोनी आगे आकर बोली, फालतू की बातें मत कीजिए हमसे और अपनी यह 2 कौड़ी की जलेबी अपने पास रखिए। यह मेरा घर है, कोई पुराने जमाने का घर नहीं जो यहाँ बुड्ढों की पार्टी हो रही है। पूरे घर को गंदा करके रख दिया है। आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं? तभी गोपाल जी के एक मित्र ने हंसकर कहा, अरे भाई गोपाल, अब बता भी दो कि यह पार्टी किस खुशी में रखी है, वरना इस बार हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे और सलोनी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा। गोपाल जी अपनी कॉलर ऊंची करके बोले, अरे यार, तुम यकीन नहीं करोगे कि इस बेकार और अपने बच्चों का बोझ लगने वाले आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। सब ध्यान से सुनो, अब मैं बेकार नहीं हूँ और ना ही किसी पे बोझ हूँ। कान खोलकर यह बातें सुन लो, यहाँ बैठा हर कोई। अपने बेटे की तरफ देखते हुए गोपाल जी ने जोरदार आवाज़ में कहा। गोपाल जी आगे बोले, और खबरदार जो किसी ने मेरी पत्नी या मुझे बोझ और बेकार कहने की गलती दोहराई। मैं अपनी पत्नी और अपना खर्च आज भी उठा सकता हूँ और यह घर मेरा है, बाहर भी फेंक सकता हूँ। गोपाल जी अपने एक मित्र योगेश बाबू की तरफ बढ़े और बोले, दोस्त तुम्हारा अनेक अनेक धन्यवाद जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट की नौकरी लगवा दी। पता है तुम्हें, अब मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और ना ही पूनम को, बल्कि अब तो हर महीने पार्टी कर सकते हैं। और आज इसी खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। सबने गोपाल जी और पूनम जी को बधाई दी और कुछ देर बाद सब चले गए। पूरे घर की हालत देखकर सलोनी बुदबुदा रही थी तो पूनम जी बोली, अरे सलोनी, थोड़ा शांत रहो और कान खोलकर सुन लो। यह घर मेरा है, हमने गंदा भी कर दिया है तो तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? तुमने कौन सा आज तक घर में झाड़ू सफाई की है? क्या तुम कभी रसोई में पाँव भी रखी हो? यह घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो इसे धर्मशाला समझ के रखा है। आते हो, खाते हो, फिर कमरे में बंद हो जाते हो। मनोज बोला, माँ यह कैसी बातें कर रही हो? गोपाल जी बोले, बेटा तुम भूल रहे हो क्या? आज जो तुम इतने बड़े अफसर हो ना, यह सब तुम्हारी माँ की मेहनत और मेरे से हुआ है। अरे पैदा होते ही कुछ करने नहीं लगी थी तुम, जो इतनी धौंस दिखाते हो। अरे रिटायर होने के पहले तक इस घर का सारा खर्च तो मैं ही उठाता था। जितनी डिग्रियां लेके घूम रहे हो ना बेटा, उसमें मेरी सब जमा पूंजी लगी है।
इसलिए अकड़ अपने पास रखना। आज 1 साल नहीं हुआ रिटायर हुए कि हमारी दवाइयाँ का खर्चा इतना बढ़ गया है कि हम तुम्हें बोझ लगने लगे। आज पिता की बातें सुनकर मनोज की नजरें जमीन में धंसी जा रही थी। यह पहली बार थी जब गोपाल जी खुलकर बोल रहे थे, लेकिन सलोनी के चेहरे पर अब भी सिकन तक नहीं दिखाई दे रही थी, ना ही कोई पछतावा था। गोपाल जी इसके बाद अपनी बुलंद आवाज में बोले, बेटा तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें बोझ नहीं समझते, इसलिए हम तुम्हें 20 दिन का समय दे रहे हैं। इतने समय में तुम अपने लिए कोई नया घर देख लो, जहाँ तुम्हें तुम्हारे माँ बाप टोक ना सके। और अब मैं भी अपने घर में अपनी मर्जी और आज़ादी से रहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार समझते हैं, क्योंकि एक साल में जितने अपमान के घूंट पिए हैं, अब वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपने स्वाभिमान के साथ अपने मेहनत से बनाए मकान में रहना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनकर मनोज हैरान रह गया। वही सलोनी का मुंह खुला का खुला रह गया और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसने मन ही मन जोड़ घटाना शुरू कर दिया कि बेंगलोर जैसे शहर में किराए का मकान ढूंढना मतलब आधी तनख्वाह देना, ऊपर से घर खर्च, खाना पीना, तब तो कुछ हाथ में बचेगा ही नहीं। अब हमारा क्या होगा? यह अचानक से क्या समस्या हो गई? सलोनी सोच ही रही थी कि मनोज ने इशारे में उसे माता पिता से माफी मांगने के लिए कहा। नाजुक स्थिति को देखते ही दोनों ने झट से गोपाल जी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूनम जी बोली, बेटा मनोज, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, लेकिन देखा जाए तो जो तुम्हारे बाबूजी कर रहे हैं वह सही ही कर रहे हैं। सच तो यही है, अब हम अपने घरों में अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, तो तुम भी अपने घर का, अपने लिए अलग घर का इंतजाम कर लो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन बेटे के प्रेम से बढ़कर मेरे लिए पति का स्वाभिमान है। गोपाल जी बोले, बेटा अब तुम हमें बोझ समझो या बेकार, लेकिन तुम हमेशा हमारे अंश ही रहोगे। इसलिए हमने यह फैसला किया है, जब तक हम जीवित रहेंगे इस घर पे हमारा ही अधिकार होगा, लेकिन हमारे मरने के बाद इस घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर गोपाल जी पत्नी को लेकर कमरे में चले गए। उस रोज मनोज और सलोनी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसा करके क्या खोया और क्या पाया। अपने पिता की उम्र का अपमान करके आज उसे समझ में आया कि एक स्वाभिमानी आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना कितना घातक होता है। आज सिर्फ मनोज सलोनी का चेहरा देख रहा था। अब क्या हो सकता था? माँ भी तो मिलने वाली थी नहीं। आखिरकार कुछ ही दिनों बाद मनोज और सलोनी को उस घर को छोड़कर जाना ही पड़ा। माता पिता ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। देखते भी क्यों, अपनी ही माँ को इस तरह के शब्द कह चुका था मनोज कि माँ का दिल उसे भूल ही नहीं पा रहा था। माता पिता के उपकार भूलकर बात बात पर अपमानित करना उसे भारी पड़ा था, लेकिन स्थिति इतनी आगे निकल गई थी कि अब गुजरे वक्त में लौटना नामुमकिन था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।